मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे। अब से पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के 5 वीडियो को देखे हैं, जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स का बात किए थे। और आज के वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट्स के आधार पे कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो अब बचा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सवाल के थ्रू ही 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वह प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और सवाल के द्वारा ही हम लोग जो भी नए कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ठीक है। अब 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। क्या 6 का विभाज्यता का नियम? 6 का विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से विभाज्य होगी, ठीक है। 2 से तो खैर हम लोग लास्ट में देख लेते हैं कि सब में लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब ये सब 2 से विभाज्य है। बचा 3 का कॉन्सेप्ट। 3 के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है, याद है क्या? चलिए इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 3 का रूल था, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगा। अर्थात जैसे यहाँ देखें, पहले संख्या का जो हम अंकों का योग निकाल लेते हैं, 5 6 11 7 18 9 27 2 29। इसमें तो 3 से भाग लगता नहीं है, ठीक है, तो इसमें 6 से भी नहीं लगेगा। चलिए इसमें देखते हैं, 5 4 9 6 15 7 22 8 30। इसमें 3 से भाग लग जाता है, 2 से भी लग जाता है, इसका मतलब इसमें 6 से भी लगेगा। आगे हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 3 7 6 13 7 20 2 22, और इसमें तो 3 से भाग नहीं लगता है। इसका देख लीजिए, 2 3 5 4 9 5 14 26, इसमें भी 3 से भाग नहीं लगता है। अर्थात 3 से भाग लगने वाला सिर्फ ये था। इसमें 3 से ही भाग लग रहा है और इकाई के अंक पे 8 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 6 से भाग लगेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता यदि संख्या, ये एक संख्या है, कहता ये 9 से विभाज्य है तो x का मान बताइए, ठीक है। अब 9 से विभाज्य है, इसका मतलब 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम था 3 और 9 का नियम था कि यदि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। अब यार देखिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं योगफल निकालूँ तो कितना है, 8 3 11 7 18 18 4 22। अब 22 में तो 9 से भाग लगता नहीं है, तो किस में भाग लगता है? 22 से जो बड़ा है, अर्थात 27, 9 3 27। अर्थात इस 27 लाने के लिए हमको कितना चाहिए? 5 चाहिए। आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 5। या फिर यहाँ भी आप अल्टरनेटिव मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जस्ट जिसके बारे में बात किए थे, क्या कर सकते हैं? चूँकि 9 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो जो जो 9 होते हैं तो उसको हटा दीजिए। जैसे 8 3 11 7 18, 9 से कट जाता है, ख़त्म, बचा 4। और 4 को हम 4 और x को मिलकर 9 होना चाहिए, तो डेफिनेटली x का वैल्यू 5 हो जाएगा। ओके,
देखिए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स है तो कितने आसानी से सवाल सॉल्व किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यदि संख्या है x 4, 5, 8 और 4 और ये 11 से डिविजिबल है तो x का मान बताना है। अब आपको x, ये जो विभाज्यता का नियम अगर पता है, 11 का पता है, मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उसका क्या रूल था कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, गौर से सुनिए, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। इसे देखिए, पहले विषम स्थान देख लेते हैं। यह है x, 5 और 4, अर्थात 5 4 9, ये गया मेरा 9 + x। ओके, अब सम स्थान का 8 4 12। अब इन दोनों का जो अंतर है, मेरा आंसर ये या तो 0 का मतलब दोनों को बराबर होनी चाहिए, या फिर 11 का गुणज, वो हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए, अगर मैं इसको बराबर करूं दोनों, यानी उसके अंतरों को अगर 0 रखूं तो x का वैल्यू कितना निकल के आता है, ये 12 है और मेरा ये योगफल 9 आया हुआ है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा, डेफिनेटली x का वैल्यू 3 आ जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा 3। अब बात समझ में, एक बार फिर से आप जाके प्रीवियस वीडियो में जहाँ की विभाज्यता का नियम है उसके बाद देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे उसका मैं लिंक या उस वीडियो का भी लिंक मैं इधर डाल दूँगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा है यदि 3x² + ax + 12 x - 3 से पूर्णतया विभाज्य है तो a का मान क्या है। चलिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने का ज़रूरत है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरा एक फंक्शन है 3x² + ax + 12, ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये जो फंक्शन px है वो डिविजिबल है एक दूसरे फंक्शन x - 3 से। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू अगर डिविजिबल है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 0 रखूं और x का जो मतलब ये जो बहुपद है, ये जो फंक्शन है, उसमें मैं अगर x का वैल्यू पुट करूं, ये पूरा का पूरा फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, कि अगर किसी भी संख्या में सॉरी अगर किसी भी फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो जाता है तो x का जो वैल्यू होगा उसको उस फंक्शन में अगर वैल्यू रखें तो पूरे फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। अर्थात अगर मैं p3 का बात करूं तो मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। px बराबर ये फंक्शन है p3, अर्थात x का वैल्यू हम लोग ये क्या रखे, पुट किए, 3 पुट किए। चलिए वैल्यू रख के देखते हैं। 3 है, x का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, प्लस 12 = 0। ये गया 27 + 3a + 12 = 0। ओके, 3a बराबर ये और ये दोनों तो उस साइड चला जाएगा, अर्थात -39। ए का वैल्यू क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ए का वैल्यू क्या निकल के आया, a = -13, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आई क्या। अगर नहीं आई तो इससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे मान चलिए कि मैं एक फंक्शन अगर f(x) है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x² - 5x
+6। ठीक है, ये जो अगर मैं इसका गुणनखंड का बात करूं तो ये दो फंक्शन से डिविजिबल होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि ये जो फंक्शन है f(x), ये x-2 और x-3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू मैं 2 लूं फिर भी इस पूरे फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए। और अगर मैं x का मान 3 लूं फिर भी इस पूरे फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। आप करके देखिए, अगर x का मान 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये जगह -10 और ये जगह 6, 6 4 10 में 10 खत्म, 0। अगर आप x का वैल्यू 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 -15 +6, फिर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। अब इसके पहले हम लोग एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे। ठीक है, आप जा प्रीवियस क्लास और मतलब ये वीडियो भी अपलोडेड है रिमाइंडर थ्योरम के नाम से, आप जाके वहाँ देखिए, इसका पूरा डिटेल वहाँ पे डाला गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जब भी हम लोग को चेक करना होगा, अगर मैं कोई फंक्शन दे दूँ, अगर देखिए, अगर मैं कोई एक फंक्शन बोलूँ कि ये f(x) बराबर है x³ + 2x² + 7x + 15, ऐसा एक फंक्शन दे दिया। मैं पूछूं कि क्या इस फंक्शन का एक गुणनखंड x+3 है या नहीं है। ठीक है, तो या तो आप इस डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हैं, या फिर आप x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, -3, और इस x का वैल्यू -3 जब रखिएगा, और अगर इस पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 आ गया तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। बस इतना सा बात ध्यान में रखिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल देखिए, कह रहा है कि एक 7 अंकीय संख्या है और ये 72 से विभाज्य है, तो 2x + y का मान कितना है। ठीक है, अब 72 से डिविजिबल है तो विभाज्यता का नियम तो हम लोग सीखे थे, अर्थात अगर कोई संख्या 9 से और 8 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 72 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास जो संख्या है वो संख्या कुछ इस प्रकार है, 1 3 4 x 5 8 और y। ठीक है, और पूछ रहा है ये डिविजन होना चाहिए किससे, 72 से इसमें भाग लगना चाहिए। तो अब हम लोग को, मेरे पास दो तरीके हैं, एक बार 9 से चेक करूं और एक बार 8 से चेक करूं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, बोलिए। तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या का अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले अगर मैं चेक कर लूँ कि ये 5, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी है, अगर मैं इससे भाग दूँ 8 से भाग दूँ तो 8 7 56, अर्थात 2 आएगा, और 2 के बाद ऐसा क्या अंक रखूं जो कि 8 से डिविजिबल है या जिसमें 8 से भाग लगे। तो डेफिनेटली मेरे पास सामने क्या आता है, सिर्फ 24 एक ऐसा संख्या है, 2 के मतलब दाएं के स्थान पर अगर 2 रहे, सिर्फ 24 एकमात्र संख्या है जिसमें कि 8 से भाग लगता है। इसका मतलब एक बात तो आ गया कि y का वैल्यू क्या होनी है, 4 होनी है। ये 8 के विभाज्यता के नियम से हमको पता चल गया कि y का वैल्यू 4 होनी है। ठीक है, अब एक बार 9 की विभाज्यता का नियम से देख लेते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो
तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब जोड़ के देख लेते हैं। 8 4 12 5 17, 4 21, 3 24, 1 25। 25 में तो 9 से 12 लगता नहीं है, तो 25 से बेसिक अधिक किस में लगता है? 27 में। अर्थात x का वैल्यू क्या निकल के आया? 2। समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। आप सबको जोड़ लीजिए। अगर 1 3 4 4 8 जोड़ x, 8 5 13 और 13 8 21 और 21 4 25, अर्थात 25 जोड़ x बराबर 27। तो x का वैल्यू आ क्या? 2। ठीक है, अब x का वैल्यू भी मुझे पता है, y का वैल्यू पता है मुझे, और पूछ रहा है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, अर्थात 2 दूनी 4 और ये प्लस 4, अर्थात 8। आई बात समझ में? अर्थात x का वैल्यू जो दिया हुआ था 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया? 8 आया। आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ अभी समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आप अगर प्रीवियस क्लास किए हुए हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। अभी तो आप डायरेक्ट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, सवाल है कि ये संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अगर ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या आना चाहिए? अब हमसे नहीं बन जाएगा? बोलिए। गुड, तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिए। वीडियो पॉज करके बाद इसको बनाने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में मिला लीजिएगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं। अगर इसको सबसे शॉर्ट में करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं कि 9 से चेक करने के लिए बात किए थे ना। चलिए देखिए, ये तो 9 कट गया, 6 3 9, ये भी कट गया, 5 2 7, हमको 9 चाहिए भाई। तो 7 में क्या जोड़ेंगे क्योंकि 9 आ जाएगा, तो डेफिनेटली 2 जोड़ेंगे, अर्थात मेरा आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता यदि दी गई संख्या 11 से भाज्य है। अब 11 का भाज्यता का नियम बात कर चुके हैं। आइए बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये 9 2 5 x 8 और 5 बात किए थे। अगर सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, बार बार इस चीज़ को समझिए और बिल्कुल शब्दों पे ध्यान दीजिए। योग का अंतर अर्थात ये हो गया 8 5 13, 13 और 8 21, 21 हो गया। इधर अगर मैं जोड़ूँ तो 2 प्लस x और प्लस 5, अर्थात 7 प्लस x। ये 2 चीज़ें हैं ये। अब मुझे इसका अंतर का बात अगर करूँ, इसके बीच का जो अंतर होनी चाहिए, या तो वो 11 या तो वो 0 हो और या फिर वो 11 का गुणज हो। ओके, तो आइए अगर मैं बात करूं इसका अंतर अगर 0 कर दूं तो x का वैल्यू तो 14 आ जाएगा, राइट? हाँ, तो x का वैल्यू अगर 14 है तो 14 तो कोई सिंगल डिजिट है नहीं ना भाई, इसमें तो दो डिजिट आ गया ना, 1 और 4। हाँ, तो हमको डालना सिर्फ सिंगल डिजिट है। तो मैं जो इसका अंतर रखूँगा, क्या रखेंगे भाई आप ही बताइए? या तो 0 होनी चाहिए या फिर 11 का गुणज होनी चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे 11 रख देते हैं। तो क्या हो गया? आपको हो गया 21 इज इक्वल टू 18 प्लस x, अर्थात हम लोगों के पास x का क्या वैल्यू हो जाएगा? 3, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 में है 3। आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। आई बात समझ में? ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जब एक प्राकृत संख्या को 9 10 12 या 15 से विभाजित किया जाए
तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, या दूसरा जो हमें मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अगर आपको रूल नहीं अगर याद है तो राइट ऑफ ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। ठीक है, पहले मैं रूल से देखते हैं, मतलब पहले रूल से बनाते हैं फिर। तो पहले हमको ये ढूंढेंगे भाई एक ऐसा संख्या जो कि 9, 10, 12 और 15 से विभाजित हो। तो वो संख्या क्या होता है भाई? वो संख्या होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। किसका एलसीएम भाई? 9, 10, 12 और 15। अब आप एलसीएम निकालने जानते होंगे, ठीक है, वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? इसका एलसीएम हो जाएगा 180। वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब 180 क्या है भाई? 180 वो संख्या हुई जिसमें कि 9 से भी भाग लगेगा, 10 से भी लगेगा, 12 से भी लगेगा और 15 से भी लगेगा। और मुझे वो संख्या नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई भाग देने के बाद शेषफल 3 बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। अर्थात जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है वो इस नंबर से 3 ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ही शेषफल का बात आया, अर्थात मेरा जो नंबर है क्या होगा? 180 में इस 3 को जोड़ दीजिए, अर्थात 183। ओके, ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस है, फटाफट आप ऑप्शंस को चेक कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा वहाँ से भी। जैसे अगर मैं 63 का बात करूँ तो ये 9 वाले से तो ये पूरा कट जाता है, तो शेषफल बचने का कोई बात ही नहीं है। तो मतलब आप ऑप्शंस को भी चेक करके आराम से पहुँच सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये भी रिमाइंडर थ्योरम से है। कहता है जब एक प्राकृत संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब 2n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार बताए थे, पहले भी हम लोग बात किए थे कि अगर n को 5 से डिवाइड किए और जो मेरा शेषफल बचा, कितना बचा भाई? 4। जब संख्या, जो भी काम हम संख्या के साथ करेंगे वो सारा काम रिमाइंडर के साथ होगा। ठीक है, इसके लिए आप रिमाइंडर थ्योरम में बार जाके देख लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि 2n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं भाई? 2n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात अब मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर भी 2r हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करना है, इसका मतलब है कि 2 गुना 4 फिर 5 से डिवाइड करना है, अर्थात अब मेरा जो रिमाइंडर वो 8 हो गया है। और 8 में अब सवाल यह है भी है, अगर 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर कभी 8 तो बचेगा नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग देखे थे कि रिमाइंडर जब भी होगा तो भाजक से छोटा होगा। हम लोग इसको पढ़े थे कि अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर जब भी होगा तो 5 से डेफिनेटली छोटा होगा। अब यहाँ पे तो 8 आ रहा है, 4 दूनी 8, अर्थात अब इसमें अगर मैं 5 से भाग दूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ये 3 5 से छोटा है। आया बात समझ में? अर्थात मेरा ऑप्शन हो गया, कौन सा करेक्ट है? कोई दिक्कत? मान से लेकर अगर यहाँ पे 2n के जगह पे, यहीं पे आप सवाल ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2n के जगह पे मान से कर देता n स्क्वायर कर दिया, कह सकता था ना कि अगर n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो हम लोग डेफिनेटली जो रिमाइंडर 4 था इसको भी स्क्वायर कर देते हैं और उसमें 5 से भाग देते हैं, अर्थात 16, और 16 में अगर 5 से भाग देते तो रिमाइंडर मेरा 1 आता। यानी जो भी काम हम लोग संख्या के साथ करेंगे सेम वही प्रक्रिया हम लोगों को रिमाइंडर के साथ भी अपनाना है। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है यदि संख्या ये 3 से विभाजित है तो x का आंकिक मान क्या हो सकता है। इसको मैं बताना ज़्यादा ज़रूरी समझता नहीं हूँ। ये 3 खत्म, ठीक है, और ये 8 2 10 हो गया, तो डेफिनेटली 3 से तो 10 में भाग लगता नहीं है। मेरा फिलहाल यहाँ पे 10 आया, ठीक है। अब 10 प्लस एक्स, आप मन में सोच लीजिए 10 प्लस एक्स है, तो x का क्या क्या मान हो सकता है पहले वो देखिए। अगर x का मान 1 रखेंगे तो 11 होता है, x का मान 2 रखेंगे तो 12 होता है, x का मान 3 रखेंगे तो 13 होगा, 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 12, 3 रखेंगे तो 13, 4 रखेंगे तो 14, 5 रखेंगे तो 15, 6 रखेंगे तो 16, 7 रखेंगे तो 17, 8 रखेंगे तो 18, 9 रखेंगे तो 19। मुझे जानना है कि भाई 3 से किस में भाग लगता है, अर्थात मेरा आंसर ये हो सकता था, क्योंकि इसमें 3 से भाग लगता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर सबसे छोटी कहेगा तो यही होगा, लेकिन यहाँ तो 2 ऑप्शन में नहीं है, 5 ऑप्शन में है, 8 में नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ये सही है। इस संदर्भ में अगर कहता सबसे छोटी संख्या, तब मेरा ये 2 आता आंसर, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आ गया ना वही सवाल। यदि n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 मिलता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए, इसका मतलब संख्या को 7 गुना कर दिया है, तो शेषफल को भी 7 गुना कर दीजिए, अर्थात 7 दूनी 14, और 14 में तो 5 से मतलब 14 से शेषफल नहीं बच सकता ना जी, और अगर इसमें 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसके जस्ट ऐसा सवाल हम लोग इसके जस्ट थोड़ी देर पहले किए थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है कि नहीं। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता, आप एक बार पहले देख लीजिए, इसके पहले एक सवाल सेम टू सेम ऐसा ही किए थे कि यदि n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 2, ओके। अब कह रहा है कि संख्या को 7 गुना कर दिया, अर्थात 7n को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो भी 7 गुना हो जाएगा, अर्थात ये भी मेरा 7r हो जाएगा, और r का वैल्यू तो 2 है, अर्थात ये 14 हो जाएगा, और इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो अब जो मेरा रिमाइंडर है वो 4 आएगा, ओके। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहते हैं एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उत्तर 35 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या है। देखिए, ये सब आप बना सकते हैं। उसको 21 से कहा गया था, लेकिन उन्होंने कर दिया, मान लीजिए ये x है और ये 12 से इसको डिवाइड किया, और इसका आंसर भी आ गया कितना, 35। इसका मतलब वो जो संख्या है वो तब क्या है, 35 गुना 12 है कि नहीं है। और इसको डिवाइड करना था किससे, 21 से, तो यहीं पे लिख देते हैं सही उत्तर। तो इसको किससे डिवाइड करना था भाई, 21 से करना था, तो कर दीजिए, 7 21, 7 5 35, 3 चौक 12, अर्थात 20, ओके। ये सब आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक संख्या ये है, ये आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ। एक संख्या है R019, करा ये 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि R और इसका योगफल R+1 ये 9 के बराबर होना चाहिए, 9 जोड़ 0 अर्थात 9। इसका मतलब R का वैल्यू तब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझे, R+1 = 0+9, अर्थात R का वैल्यू 8। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
कहते यदि किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। अब यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। कोई संख्या है, मुझे नहीं पता कि संख्या क्या है, और इससे हम लोग इसमें डिवाइड कर रहे हैं 119 से, और रिमाइंडर मेरा 8 बच रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर इसी संख्या को 17 से डिवाइड कर देंगे, अब यार देखिए, गौर से देखिए तो ये 17 जो है ये 119 का ही तो गुणनखंड है। अर्थात अगर किसी संख्या में 119 से भाग लग रहा है तो 17 से भी लगेगा, और 119 से लग रहा है तो शेषफल 8 बच रहा है। अगर 17 से भाग देंगे तो शेषफल 8, और ये 8 हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि 17 से भाग दे रहे हैं। 17 से अगर भाग दें तो शेषफल का क्या, कहाँ तक बच सकता है? तो 0 से लेकर 16 तक बच सकता है, और ये 8 तो 16 से छोटा ही है या 17 से छोटा ही है। अर्थात मेरा जो आंसर है वो क्या हो गया? 8। आप जाके एक बार रिमाइंडर थ्योरम देखिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए। अब अगर निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत पड़ेगा आपको बताने के। जैसे 5 8 13 5 18, ये तो ख़त्म हो गया। 6 5 11, नहीं वो कटा ना। अब इसको चेक करते हैं। 6 5 11, एक 12, एक 13 2 15, ये भी नहीं कटा। इसको चेक करते हैं। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, और 4 5 9 खत्म, पूरे कट गया। अर्थात ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ भी कह रहा है कि 9 से विभाज्य है तो ए का मान मुझे बताना पड़ेगा क्या? ये आप लोग खुद से बता लीजिए। ठीक है, देखिए 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6। अब 9 पुराने के लिए 6 में कितना क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये एक संख्या और ज़बरदस्त ये सवाल है। देखिए, कह रहा है एक संख्या को 969 से विभाजित करने पर शेषफल 41 बचता है। उस संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए, ऐसे सवालों में सीधा समझिए। हमेशा क्या होता है कि ये जो 969 है उसी का एक गुणनखंड 19 है। तो 19 से अगर भाग 19 पचास 95, 51 बार में कट जाता है। इसका मतलब है अगर किसी संख्या में 969 से भाग लगता है तो उससे इससे भी लगेगा। अब जहाँ तक की बात है शेषफल का, तो अगर इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल 41 बच सकता है। लेकिन अगर 19 से भाग देंगे तो क्या कभी शेषफल 41 बच सकता है? बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर 41 शेषफल नहीं बच सकता तो बचेगा क्या? तो 19 से जब अगर भाग दीजिएगा तो 19 19 38 खत्म, शेषफल क्या बचा? 3। आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि ये भी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए, और इस सवाल को आप एक बार अपने से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। सवाल कहता है कि 100 से कम कितनी संख्याएं 3 और 4 दोनों की गुणक हैं? बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये है कि पहले 3 और 4 का जो गुणक है कॉमन, वो है क्या? इसका एलसीएम अर्थात 12। और 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी भाई? एक तो 12 हो गया, 24 हो गया, कहाँ तक? 12 96 तक, अर्थात 8। कोई दिक्कत? एक सवाल और आया, दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 और 20 प्रत्येक से विभाज्य है। यहाँ भी दो तरीके हैं भाई। पहला, हम लोग वो जो तरीका है उससे बनाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन चेक कर लें। पहले मेथड में आते हैं। पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं जिसमें कि 8 15 और 20 तीनों से भाग लिया जाए।
तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो 8, 15, 20, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लॉजिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ओके, 5 से 2, 3, 1। ओके, अब सवाल ये है कि मेरा जो एलसीएम आया वो कुछ इस तरह से आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। मुझे ये तो मिल गया कि ये ऐसी संख्या है जिसमें कि 8 से भी भाग लगेगा, 15 से भी लगेगा और 20 से भी लगेगा। लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, या ये वर्ग संख्या नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्क्वायर नंबर होने के लिए चाहिए क्या भाई? स्क्वायर नंबर होने के लिए चाहिए मुझे सब सारे घनखंडों का पेयर। तो ये 2 का तो पेयर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 का पेयर है नहीं, इसलिए हमको इसमें 5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। 2 का भी पेयर नहीं है तो 2 भी डालना पड़ेगा, और 3 का भी पेयर नहीं है, इसका मतलब 3 भी डालना पड़ेगा। ओके, अब जो ये संख्या बन के आएगी ये होगा, क्योंकि ये जो संख्या है या 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ओके, ये 9 चौक 36, अर्थात यहाँ से हो जाएगा 3600। ठीक है, ये तो गया मतलब तरीके से जब हम लोग मतलब बनाए, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे छोटी संख्या यही था, और इसमें देखिए 8 से सबसे भाग दे के देख लीजिए। पहले हम लोग ये ढूंढ लें भाई ये वर्ग संख्या है कि नहीं है। ये भी वर्ग संख्या, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब हम लोग चेक कर लेंगे सबसे भाग दे के 1 बाय 1। तो पहला ऑप्शन ही जब इसको देखिएगा 8 से भाग लग जाता है, 15 से भी लग जाता है, 20 से भी लग जाता है, तो डेफिनेटली ये संख्या होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 12, 30 और 50 से विभाज्य हो। ज़रा देखिए सवाल कितना बच्चा जैसा लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोगों को एक ऐसा संख्या ढूंढना है जिसमें कि 12, 30 और 50 से भाग होता है, अर्थात एलसीएम। किसका एलसीएम ऑफ 12, 30 और 50 का। तो कितना इसका एलसीएम आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 300। ओके, चलिए अब हमको लिखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये है, इसमें 300 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 3 बार में, अर्थात मेरा संख्या आ जाएगा, इसमें 99 घटा देंगे तो 900। ठीक है, या ऑप्शंस चेक करना और इससे भी आसान है। ठीक है, ये संख्या है, ये तो 50 से इसमें भाग लगेगा नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा, अर्थात ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, बचा ये दोनों। हाँ, तो इसमें 30 से भाग नहीं लगेगा, ये भी नहीं हो सकता है। यानी आप या तो तरीके से आ सकते हैं या फिर आप ऑप्शंस को भी चेक करके आंसर तक आ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। इस प्रकार की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, और एलसीएम निकाल के उसमें 3 ऐड कर देंगे। ठीक है,
आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये 11 से विभाजित मतलब कह रहा है ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का मूल मान क्या है? तो इसको भी आप बना के कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा, ठीक है? ये सब बन जाएगा आपसे। कहता 4 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो हमेशा शेष 3 प्राप्त होता है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है? इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को वो संख्या ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें 4, 5, 6 या 7 से भाग लग जाए, अर्थात एलसीएम। तो 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7 है ना? 2 से दीजिए 2, 5, 3 और 7, 420 कितना आ गया? 27 दूनी 42 अर्थात 420। अब इस 420 से हम लोग क्या करेंगे? 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा भाई? इसमें इस 420 से भाग देंगे, ठीक है? अब जब बात छोटी वाला रहे तो हम लोग क्या याद है क्या बात किए थे कि हमेशा एक एक्स्ट्रा खिलाएंगे। जैसे यह देखिए, कायदे के अनुसार हम लोग इसमें 2 से भाग लगाते हैं, लेकिन नहीं, जब छोटी संख्या निकालना है तो डायरेक्ट 3 से भाग लगाएंगे। चलिए 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1260 आ जाएगा, ठीक है? अर्थात मेरा जो संख्या है 1000, इसमें यही 260 ऐड करेंगे तो ये 1260 हुआ। 1260 में 4 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और 7 से भी लगेगा, ठीक है? लेकिन सिर्फ भाग लगने से मतलब नहीं है, शेषफल बचना चाहिए 3, अर्थात जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है हम लोग क्या करेंगे? इस 1260 में 3 को ऐड कर देंगे, अर्थात ये कितना आ गया? 1263। अब बात समझ में? अगर आया तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो इसका जो प्रीवियस वीडियोज़ है वहाँ पे जहाँ पे शेषफल प्रमेय का जिक्र किया आप वहाँ जाके देखिए, ठीक है? आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा, ये तो सेम सवाल रिपीट हो गया। कहता ये संख्या में स्टार के को किस संख्या से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि 11 से विभाज्य हो? मैं ये मानता हूँ कि आपसे बन जाएगा और आप बना के आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये एक अच्छा सा सवाल है कि संख्या ये जो है 7वें बार 81, 82 और 83 किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है? 7वें बार 81 है, 82 है और 83 है, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 7वें बार 81 को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? 1, 7 और 7 का स्क्वायर अर्थात 49। ये कितना गया? 7वें बार 81, इसको अगर गुना कर दीजिएगा तो ये कितना गया? ये 49, 7, 56, 57, ठीक है? और जरा देखिए कि डेफिनेटली अब इस सब में से ऐसी संख्या होगी ना जिसमें कि 7 से भाग लग जाए। इसमें तो लगता नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये संख्या हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे देखिए, या फिर क्या इसको 81 को हम लोग 7/80 गुना 7 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ। तो ये क्या 7/80 गुना 399। ओके, तो अगर इसमें बाय द वे कहीं पे 57 ऑप्शन रहता तो भी हम लोग 57 टिक कर देते, 7 रहता तो भी टिक कर देते, है कि नहीं? हाँ, यानी कि अगर ये संख्या जो अगर यहीं पे आप देखिए
ये संख्या है, ये किससे डिविजल होगा? बहुत सारी संख्याओं से डिविजल है। जैसे ये 19 तिया 57 होता है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/81 गुना 19 गुना 3 कर सकते थे। इसका मतलब है ये जो संख्या है वह 3 से भी डिविजिबल होगा, 19 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा, 7/21 से भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं? हाँ, ये सब भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहता है जब एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल कितना होगा? अच्छा सवाल है। देखिए 17 इसका एक गुणनखंड 17 है, इससे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 15 बचा। 17 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना तक बच सकता है? अगर 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 16 तक बच सकता है। इसका मतलब इसका भी शेषफल 15 ही बचेगा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे रहता कि अगर 119 से डिवाइड किया जाए और शेषफल 60 बचता है, तो 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 60 तो शेषफल बचेगा नहीं। उस कंडीशन में 60 में हम लोग 17 से भाग देंगे और शेषफल 9 बचेगा या कुछ भी। चूँकि यहाँ पे शेषफल 15 बच रहा है तो 17 से भी अगर भाग देंगे तो शेषफल 15 ही बचेगा। ओके, एक सवाल और है, मैं मानता हूँ ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसका भी आप ये कर रहा है, इच्छा अंकों की एक संख्या है और ये 9 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x का मान क्या है? तो x का जो भी मान होगा आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। एक संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतना में जोड़ा जाना है जो कि योगफल इतना से पूर्णतया विभाजित हो। ये एक बहुत ही दमदार सवाल है, आइए इसके बाद देख लेते हैं। पहले हमको ऐसा संख्या ढूंढना है कि जिसमें कि 2, 3, 5 और 7 से भाग लग जाए। ओके, वो क्या होगा भाई? होगा एलसीएम। 2, 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना जाएगा? 210। ओके, अब बात आता है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए इसमें, मतलब इससे बड़ी संख्या निकालना है। हाँ, तो जब बड़ी संख्या निकालना हो रहे या जोड़ने वाला कंडीशन रहे, जोड़ने वाले कंडीशन में हमेशा एक एक्स्ट्रा खिलाते हैं। याद आया? अगर याद आया तो ठीक है, नहीं तो आप जाके पहले जो वीडियो अपलोडेड है उसको देखिए। तो इसमें हम लोग 2 से 10 से पहले भाग देते हैं, 2 बार में 420, 6 आया, 3 आया, 1 आया। अब कायदे के अनुसार तो यहाँ पे हमको खिलाना था कितना? 6 बार में, लेकिन नहीं, हम लोग किसे खिलाएंगे? एक से ज़्यादा 7 बार में खिलाएंगे। खिला दीजिए। 0, 7, 14, अर्थात कितना हुआ? ये 0, 7 में 6, 1, 4 में 3, अर्थात 110 इसमें जोड़ना है। कोई दिक्कत? ओके, जैसे अभी आपको ये समझ में नहीं आया कि एक एक्स्ट्रा कैसे खिलाए, तो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो। अब ये सवाल कहता है कि यदि 7 अंक की संख्या, एक 7 अंकों की संख्या है और ये 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या है? अच्छी बात है, संख्या x 4, 6, 8, y 0 और 5। 11 का रूल हम लोग देख चुके थे, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग, अर्थात x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5 कितना गया? ये गया x प्लस वाई प्लस 11। दूसरी ओर 8, 4, 12
और जोड़ 0, अर्थात ये 12 हो गया। अब क्या है कहानी भाई? कहानी ये है कि इनके अंकों का योग का अंतर, समस्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होनी चाहिए, ओके, या फिर 11 से डिविजल होनी चाहिए, यानी 11 का गुणज होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 11 का, यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा, ओके। हाँ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग इसका गुणज रखते हैं, 11 देखें तो ये 11 ख़त्म हो जाएगा और x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। और कुछ भी हो सकता था, अगर यहाँ पे मैं 11 नहीं रख के 22 भी रख सकता था, 33 भी रख सकता था। तो सिचुएशन के अनुसार इसके जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, 11 का गुणज, अर्थात 0, 11, 22, 33, 44, कुछ भी, ओके। तो इस कंडीशन में एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 12। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि 7 पे पावर 13 है जोड़ 7 पे पावर 14 है जोड़ 7 पे पावर 15 है जोड़ 7 पे पावर 16 है। करा ये संख्या जो है इनमें से किससे विभाज्य है? तो 7 पे पावर 13 जो है उसको तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 7, यहाँ पे बच जाएगा 7 का स्क्वायर 7, 49, और यहाँ बच जाएगा 343, ओके। अब इसको जोड़ दीजिए भाई, 7 पे पावर 13 कितना हो गया ये, 9 3 12, 8 20 के शून्य हाथ दूसरा 2, 4 2 6 4 10 के शून्य हाथ दूसरा 1, इतना आ गया। अब कह रहा इनमें से कौन सा विभाज्य है, ओके। तो देख लीजिए, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कह सकते हैं, इस 400 को और तोड़ दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा ना, 7 पे पावर 13, 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे गुणनखंड कर दिए थोड़ा सा और तोड़ के, हाँ, 2 पे पावर 4 16, 85 ये कर सकते हैं, ओके। अर्थात अगर इसमें से आप कुछ भी ऑप्शन जैसे देखेंगे भाई कौन सा ऑप्शन मेरे इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा है, जैसे 110 है तो 11 तो इसमें है नहीं, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, 113 है, 13 नमा 17, सॉरी 113 है ना ये, हाँ 113 तो वैसे भी अभाज्य संख्या के श्रेणी में आता है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, ये जो मेरा 112 है इसको मैं अगर मैं तोड़ूँ तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, राइट। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 16 7 72 से, अर्थात 2 पे पावर 4 गुना 7, देखिए तो यहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात समझ में, चलिए मैं यहीं में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, जैसे कि संख्या का गुणनखंड ये आया, इसका मतलब ये जो संख्या है किससे किससे डिविजल होगा जानते हैं, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, 5 की मैं बात करूँ तो 5 से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा, मैं अगर इन दोनों की बात करूँ तो 10 से हो जाएगा, 100 से हो जाएगा, 40 से हो जाएगा, 80 से हो जाएगा, 400 से हो जाएगा,
मैं अगर इधर का बात करूँ 7 दूनी 14 से हो जाएगा, 28 से हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात? हाँ, 56 से हो जाएगा। यानी इससे जितनी भी संख्याएं बनी जा सकती है, इसका जितना भी गुणनखंड हो सकता है, सब से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? ओके। वैसे ये सब चीज़ें प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, प्रीवियस वीडियो में। ये एक और सवाल, ऐसा एक समस्या हम लोग ये एक सवाल, मतलब एक सवाल को हम लोग ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है? तो ये सवाल है कि 12, 15 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, ठीक है? जो कि 12, 15 और 18 से डिविजल है। तो ऐसा एक सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये सवाल आपके लिए है। आपका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है? हाँ, एक और संख्या है, एक और सवाल है, किसी संख्या को जब 25, 30 और 27 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जो दी गई शर्त को संतुष्ट करती है। ये भी सवाल हम लोग बना चुके हैं, इस टाइप का पहले भी सवाल बना चुके हैं, तो इसका भी जो भी आंसर होगा आप कमेंट में डाल दीजिएगा। हाँ, एक सवाल ये देखिए, ये डायरेक्ट सवाल है, ये पहले भी बता चुके हैं। यदि एक संख्या इस फॉर्मेट में है तो संख्या का अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहले बताए थे, याद कीजिए, आपको अगर याद होगा तो बताए थे, मतलब इसमें हम लोग बातचीत किए थे कि अगर संख्या a पे पावर x गुना b पे पावर y गुना c पे पावर z के रूप में हो, जहाँ a, b और c तीनों अभाज्य संख्या हो, क्या हो? अभाज्य संख्या हो, उस कंडीशन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो जाती है? x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐड कर देते यदि ये और ये अभाज्य संख्या होती, बट ये अभाज्य संख्या है क्या? तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको अभाज्य संख्या के रूप में लाना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 8 पे पावर 10 है, गुना 9 पे 7 है और 7 पे 8 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3, इस पे पावर 10 हो गया। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और ये तो अभाज्य संख्या ही है, क्या हो गया? 2 पे पावर 30 गुना 3 पे पावर 14 गुना 7 पे पावर 8। ओके, और अब यहाँ पे ये सभी क्या है दोनों? ये और ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और अब अभाज्य गुणनखंड का जो संख्या क्या आ जाएगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या आ जाएंगे? सबको जोड़ दीजिए, 30, 14 और 8 अर्थात 52। कोई दिक्कत? देखिए ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहते एक रेस्तरां में 2/9 व्यक्ति व्यस्क हैं, अर्थात अगर टोटल व्यक्ति 9 है तो उसमें से 2 ही व्यस्क हैं, शेष बच्चे हैं। यदि व्यस्कों की तुलना में 65 अधिक बच्चे हैं तो रेस्तरां में कितने बच्चे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे लिख देते हैं कुल, यहाँ पे देते हैं व्यस्क, यहाँ पे देते हैं बच्चे, यहाँ पे देते हैं अंतर। अच्छा, कुल कितना? 9 है, व्यस्क कितना है? 2 है, तो बच्चे कितना है? 7, और बच्चे और व्यस्क का अंतर कितना है? 5, और यही दिया हुआ है
कितना 65, अर्थात क्या गुना 13 गुना। क्या पूछ रहे हैं, रेस्तरां में कितने बच्चे हैं, बच्चे कहाँ हैं ना, यहाँ है, अर्थात 13 गुना, तो इसको भी 13 से गुना कर दिए, 13 सत्तर 91, ओके, अर्थात कितना आंसर आ गया 91। एक ये सवाल देखिए, ये भी सवाल हम लोग कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। इसमें कहता है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं नोट में बात कर देते हैं हम लोग कि शून्यों की संख्या होती थी 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर अगर n है तो m n में जो कम होता था उतना शून्य होता था, ठीक है। तो पहले इसका मतलब यह है कि हम लोगों के पास जो भी संख्याएं हैं उसको हमको इस फॉर्मेट में लेके आना होगा। सवाल लिख लेते हैं, 15 का स्क्वायर गुना 12 पे पावर 6 गुना 50 पे पावर 4 गुना 4 पे पावर 2, राइट। चलिए इसको पहले हम लोग अपने फॉर्मेट में लिखने का शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, 3 गुना 5 पे पावर 2 गुना 12 का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3, 6 तो 6। 50 का क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुना 2 पे पावर 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको और अच्छे से लिखना शुरू करते हैं अरेंज करके। तो ये गया 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 2 पे पावर कितना, 6 दूनी 12, 3 पे 6, 5 पे कितना 8, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4, ओके। अब देखिए 2 पे टोटल कितना पावर हो गया, तो 2 है कहाँ कहाँ, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अर्थात 2 पे पावर कितना 12, 4 16, 4 20, 5 पे पावर कितना, 5 कहाँ कहाँ है ना, यहाँ यहाँ, अर्थात 8 2 10। देखिए बस हमको 2 और 5 का ही ज़रूरत था, 3 आप लिखिएगा फिर भी ठीक है, नहीं लिखिएगा फिर भी ठीक। 3 पे पावर कितना 2 6 8, हमको इससे कोई मतलब भी नहीं है, बस हमको इन्हीं दोनों से मतलब है। तो 2 और 5 में जो मिनिमम पावर है वो क्या है 10, ओके, अर्थात शून्यों की संख्या क्या हो गई 10 हो गई, ओके। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। ओके, बस ये आज का लास्ट सवाल था। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोग जो पढ़े, आज हम लोग सिर्फ सवाल को देख रहे थे, प्रैक्टिस, और मेरे से जहाँ तक हो सका मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया। और अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं या अगर आपको कुछ भी नंबर सिस्टम में किसी भी क्वेश्चंस को पूछना है तो आप जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप मतलब भेज सकते हैं अपने सवाल को। आप टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम पे आप जाके लिखिएगा मैथ्स स्पेशल फॉर यू, इस नाम से एक चैनल भी है, टेलीग्राम पे भी है। तो आप अपने सवाल को वहाँ पे डाल सकते हैं ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें मैं आपके सारे सवाल को शामिल कर लूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उससे कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। इस मुहिम में जुड़ें ताकि सब तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।